बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, मुल्क की सियासी फ़ज़ा इस वक्त एक ऐसे मौसम में दाखिल हो चुकी है जहां शोर भी मानी खेज है और खामोशी भी गवाही देती है। अदालतों के दरवाज़ों पर दस्तक, सड़कों पर एहतजाज की सदा और ऐवानों में बयानात की गूंज सब मिलकर एक ऐसी दास्तान रकम कर रहे हैं जिसमें कोई सतर हतमी नहीं, कोई बाब मुकम्मल नहीं। साइफर केस से लेकर मुलाकात की इजाजत तक हर पेशरफ्त एक सवाल को जन्म देती है और हर सवाल अपने साथ कई अंदेशे ले आता है। गोया सियासत अब सिर्फ फैसलों का नाम नहीं रही, बल्कि इंतजार की एक तवील मश्क बन चुकी है। गुज़श्ता रोज पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की जानिब से दी गई पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल इसी मश्क का एक और मरहला थी। कहीं बाजार खुले रहे, कहीं सड़कें नीम खामोश हुई और कहीं एहतजाज महज नारे की हद तक महदूद रहा। यह हड़ताल वाकई अवामी दबाव बन सकी या सिर्फ एक अलामती एहतजाज साबित हुई, ये सवाल अभी फजा में मुअल्लक है। हुकूमत अवामी रद्द अमल को अपनी फतह करार देती है, जबकि ऑपोजिशन इसे दबाव और गिरफ्त की सियासत का नतीजा बताती है। यूं सच एक बार फिर बयानियों के दरमियान कहीं खोसा गया है। इस पस मंजर में वो वादा भी याद आता है जो हुकूमत की जानिब से किया गया था कि बानी पीटीआई से मुलाकात 8 फरवरी के बाद मुमकिन होगी। 8 फरवरी गुजर चुका, मगर मुलाकात अब भी अदालत, नोटिस और समाअत के दरमियान उलझी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ उसने इस इंतजार को मजीद पेचीदा बना दिया है। फौरी मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद, मगर दरवाजा मुकम्मल बंद भी नहीं। नोटिस, बेंच की तश्कील और इल्तवा के अल्फाज ने इस मुलाकात को एक अलामत बना दिया है, जैसे ये सिर्फ एक शख्स से मिलने का मामला नहीं, बल्कि हुकूमती रवैये का आईना हो। अदालती कार्रवाइयों की कतार में साइफर केस, अलकादर ट्रस्ट, तोशाखाना और 9 मई के वाकयात एक साथ चल रहे हैं, जैसे वक्त ने सब मुकदमात को एक ही सफ में ला खड़ा किया हो। कहीं दरखास्तें गैर मौसर करार पाती हैं, कहीं नई अपीलें सांस लेती हैं और कहीं अदालत फैसला भी देती है और तवक्कुफ भी इख्तियार करती है। और यूं इंसाफ का सफर मंजिल से ज्यादा रास्ते की कहानी बन जाता है। उधर सियासी बयानात इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बैरिस्टर गौर बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद करते हैं, मगर साथ ही अथॉरिटी और राब्ते का जिक्र फजा में इम्कानात की सरगोशी छोड़ जाता है। जबकि हुकूमत के नुमाइंदे एहतजाज को मुस्तरद और अपोजिशन को कमेटियों में वापसी की दावत देते हैं। ये सब बयानात एक दूसरे से मुतसादिम से ही, मगर इस बात की अलामत जरूर है कि सियासत मुकम्मल जमूद में नहीं, बल्कि एक बेचैन करवट बदल रही है। इस सियासी हंगामे के मुकदमात, फर्द जुर्म की कार्रवाइयां और कौमी सलामती की गुफ्तगू एक संजीदा साए की तरह मौजूद हैं। एहतजाज की नाकामी पर ऑपोजिशन की अपनी सफ़ों से उठने वाली तनकीद भी इस हकीकत की तरफ इशारा करती है कि ताकत सिर्फ नारे में नहीं, तंजीम और वक्त की गिरफ्त में होती है। यूं ये सारा मंजरनामा एक ऐसे सवाल पर आकर ठहरता है जिसका जवाब अभी तहरीर होना बाकी है। क्या ये अदालती वक्फे, सियासी बयानात और एहतजाजी कॉलें किसी बड़ी मफाहमत का पेश खैमा हैं या महज वक्त गुजारने की तदबीरें? सियासत ने खुद को मुलतवी नहीं किया। इस धुंध में हर कदम एक इस्तारा है और हर खबर आने वाले कल की एक अधूरी पेश गोई। इसी सब पर बात करने के लिए मैं प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईम हैदर पंजोथा साहब ने, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे अरबाब खिजर हयात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। पंजोथा साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगा। 8 फरवरी गुजर गई, पहिया जाम और जो एक हड़ताल की कॉल थी वो भी हो गई। उसके हवाले से हुकूमत ये कहती है कि वो एक नाकाम कॉल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का ये दावा है कि ये एक अच्छा आगाज है। इस सब के अंदर ये भी हमने खबरें सुनी कि मुलाकात जो है बानी पीटीआई इमरान खान से वो करवा दी जाएगी 8 फरवरी के बाद, लेकिन अब यूं लग रहा है कि वो भी इल्तवा का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या होने जा रही है, स्ट्रैटेजी क्या होने जा रही है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखें, हुकूमत ने तो यही कहना है कि इनकी कॉल जो है वो नाकाम हो गई है। जाहिर बात है, मुखालफ तो आपका कभी भी नहीं कहता ना कि इनकी कॉल जो है वो कामयाब है। अगर हमारे पास लोग नहीं थे, मकबूलियत नहीं थी, लोगों ने उस पर अमल नहीं करना था, जो कॉल थी वो नाकाम जो है वो होनी थी, तो इनसे ज़रा पूछिए कि क्यों फिर छापे, गिरफ्तारियां, लोगों के घरों में रेड्स। इस वक्त भी हमारे बेशुमार कारकुनान, मैं आपको लिस्ट फराम कर सकता हूँ, हिरासत के अंदर है, एमपीज़ के तहत गिरफ्तार किए गए। अरबाब खिजर हयात साहब, आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि एक कामयाब कॉल थी और हुकूमत तो कहती है
मुखालिफिन तो कहते हैं कॉल नाकाम थी। आपको क्या लगता है, ये कॉल नाकाम थी या कामयाब, और क्या हुकूमत हिलकर रह गई है इससे? देखिए शहाबुद्दीन साहब, जहां तक कल की हड़ताल की बात है, तो कल तो हमें कोई हड़ताल नजर नहीं कि कल क्या यहाँ पे हुआ था। कल भी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आज 9 फरवरी है, आज भी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं कि इनके हड़तालों का ये जो ऐलानात करते हैं, ये जो पता नहीं, ये कह रहे थे कि हम पूरी पाकिस्तान को पता नहीं हमारे साथ निकल आएगा, एक समंदर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कल मैं खुद पूरे पिशावर में, चूंकि मैं बैठा था और यहाँ पर इनकी हुकूमत भी है, तो पूरे पिशावर का मैंने चक्कर लगाया है। और जो इतवार के दिन जो दुकानें यानी बंद होती है, पिशावर में इस तरह का है कि इतवार के दिन आधा माल और आधी जो है वो बंद होती है। लेकिन इनकी वजह से जो इन लोगों ने जो वो दबाव डाला था, जो जिनको पता नहीं ताजरों को किस किस्म की ऑफरें की गई थी और हर बार इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम मार्केटें खुली रही। और जो इतवार के रोज बंद होती है, दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भी दुकानें खोल दी, उन लोगों ने भी, उन ताजरों ने भी, इनकी वजह से। लेकिन देखिए, ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं, मुझे इसकी भी तक समझ नहीं आई है कि एक दुकानदार है, छोटा सा दुकान है उसका, वो सुबह आता है, दुकान खोलता है, रात को वो जब घर जाता है तो अपने साथ 2-3 हजार रुपए लेकर चला जाता है ताकि उसकी रोजी रोटी चल सके। ये लोग तो उनसे वो रोजी रोटी भी छीन रहे हैं। मुझे तो इस बात पर अफसोस हो रहा है कि आप लोग अवाम को तो कुछ दे नहीं सकते हैं, उल्टा उसका रोजगार भी आप छीन रहे हैं। और दूसरी बात यह कि चले खैबर पुख्तूनख्वा में तो उनकी हुकूमत थी, यहाँ पर तो वैसे ही कुछ भी हड़ताल मड़ताल कुछ नहीं था, ना इनके साथ लोग निकले हैं। इन्होंने तो बहुत बड़ी मीटिंगें की थी कि ये होगा, जलसे जुलूस होंगे, कुछ भी नहीं हुआ। इनसे बड़ा जलसा तो कल हमने पिशावर में किया है, अमीर मकाम साहब ने, ओके। जिसपे हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। और बाकी देखे, लाहौर की मैं बात करता चलूं, वहां पे लोग पतंगबाजी कर रहे थे, बसंत मना रहे थे, पीटीआई के अपने लोग भी छतों पे बैठकर पतंगे उड़ा रहे थे। खैबर पुख्तूनख्वा से भी हजारों की तादाद में लोग चले गए थे पतंगे उड़ाने के लिए। देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक एंटरटेनमेंट दिया लोगों को। जहां पर खैबर पुख्तूनख्वा में तो हम जब सुबह उठते हैं तो हमें सिर्फ धमाकों की खबरें मिलती है कि फला जगह पे धमाका हो गया, हमारे इतने सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए, हमारे इतने पुलिस एहलकार शहीद हो गए, हमारे इतने आम आवाम शहीद हो गए। यहाँ की ये सूरत हाल है, जो कि इनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से है खैबर पुख्तूनख्वा की। यहाँ के आप वज़ीर आला को देखे, उनके बयानात आपके सामने हैं कि वो किस किस्म के बयानात देते हैं। इनके जो वज़रा है उनके बयानात भी उठा ले, ये सिर्फ और सिर्फ रियासत के खिलाफ बातें करते हैं। आज मैं देख रहा राइट। था, इनकी एक एमएनए है शानदाना गुलजार साहिबा, उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था कि वो कह रही थी कि खुदा ना ख्वास्ता अगर खान साहब को कुछ हुआ तो मैं बंदूक उठाऊंगी और मैं खुद गोलियां चलाऊंगी। ये देखिए, ये क्या एमएनए जो होते हैं, जो एमपीएस होते हैं, वो इस किस्म का लहजा इस्तेमाल करते हैं। ये इनकी और इनकी कारकर्दगी मैं आपको बता दूं शाहबुद्दीन जी। साहब, इनकी कारकर्दगी ये है कि जब कैबिनेट का इजलास होता है, जिस तरह हमारे पंजाब में भी होता है, सिंध में भी होता है, तो वहां पर जो पिछला इजलास होता है उसकी कारकर्दगी बयान की जाती है। यहाँ पर जब इनके इजलास होते हैं तो उसमें सिर्फ धरने कब होगा, जुलूस कब होगा, हम इस्लामाबाद पर कब चढ़ाई करेंगे, हम अडियाला कब जाएंगे, ये इनकी कारकर्दगी है। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। आपकी जानिब आऊंगा। पंजोता साहब, हुक्मरान जमात तो कह रही है कि ये नाकाम हुई है कॉल, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं उन्होंने भी पंजाब के अंदर जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक एंटरटेनमेंट दी उसके लिए उन्होंने उसका रुख किया, और पीटीआई की कॉल जो है वो नाकाम रही है। देखें, मैंने आपको बताया था ना कि जाहिर बात है वो यही मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। 2-3 बातें अरबाब साहब ने की हैं। देखें, फ़हीम वहाँ साफ़ी हैं और इंडिपेंडेंट साफ़ी हैं। उन्होंने कल एक वीडियो बयान जारी किया, वो तो पीटीआई से उनका ताल्लुक भी नहीं है। वो पीटीआई की भी बड़ी तनकीद करते हैं, दूसरी जमातों पे भी करते हैं, न्यूट्रल उन्हें समझा जाता है। उन्होंने कहा जी कि यहाँ तकरीबन 90-95% जो है वो एहतजाज की कॉल जो है कामयाब हुई और लोगों ने वाकई पे जाम शटर डाउन हड़ताल की है। राइट। तो ये तो इंडिपेंडेंट राय आ गई। दूसरी तरफ आप देखें कि एक तरफ ये कहते हैं कि इतवार को बाजार बंद होते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं जी कि इतवार को फिर भी लोगों ने दुकानें खोल ली हैं। तो एक स्टेटमेंट रखें ना। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा मैं बढ़ूं। मरियम नवाज साहबा, देखें, मान लिया जाए जी एहतजाज की कॉल भी नाकाम थी, मान लिया जाए कि ये आपने बसंत एक तरफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो आग लगी हुई है,
और दूसरी तरफ आपने बसंत मनाई इसलिए कि 8 फरवरी को सबोटाज किया जाए और लोगों की एक राय कायम की जाए कि जी इमरान खान को वो भूलें और मरियम नवाज साहबा के गीत गाएं। ठीक है जी। तो आपकी बसंत, आपकी जुबानी कामयाब हुई है। तो उस कामयाबी के बाद अब थोड़ा सा फिर मेरा ख्याल में, मेरी राय है कि एक दोबारा से एक मैच कर लेते हैं। आप एक हल्के के अंदर खड़ी हो जाएं, इलेक्शन लड़ लें। एक हल्के के अंदर इमरान खान के किसी सिपाही को खड़ा कर देते हैं, उसी मैर शराफत को खड़ा कर देते हैं जिसने आपको 2024 वाले इलेक्शन के अंदर हराया। तो मकबूलियत अगर आपकी हुई है तो आपको अंदाजा हो जाएगा। देखें, जब कोई खुशी का मौका आता है, कोई इस तरह की इवेंट आता है, लोग जरूर पार्टिसिपेट करते हैं। लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन आप देखें उसके अंदर किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जिनके पास 15,000 20,000 की डोर खरीदने के पैसे थे, जिनके पास लाखों रुपए की छत खरीदने के पैसे थे, आम आदमी, आम दिहाड़ी वाला जो है, जो 50% लोग गुर्बत की लकीर के, जिनके पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं है, उन्होंने आपकी पतंगें उड़ती देखी हैं, छतों के ऊपर नाच गाना देखा है। मुख्तलिफ मुल्कों से लोग बुलाए हुए देखे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर आप पंजाब की सकाफत को प्रमोट कर रही थी, लेकिन उनके लिबास भी देख रहे थे। मैं नहीं लिबासों के ऊपर मजीद जाता, लेकिन आपके सामने वो तमाम वीडियोज हैं। देखें, इनकी संजीदगी का, इनकी आवाम के साथ हमदर्दी का ये आलम है कि ये तमाम तर 2 दिनों के अंदर इन्होंने इतना नहीं किया कि इसको अगले हफ्ते पोस्टपोन कर दिया जाए। जब वहां इस्लामाबाद के अंदर जो है वो धमाका हुआ है, लोग शहीद हुए हैं, उसके ऊपर भी इनको जो है तरस नहीं आया पाकिस्तान की आवाम पे, या एक इंसानियत होने के नाते इन्होंने कहना था कि हम ये पोस्टपोन कर दें। तो नहीं बज रहे थे ना, डोल बाजे तो नहीं बज रहे थे ना, डोल बाजे तो नहीं थे। अब मामला ये है कि इन्होंने दहशतगर्दी की बात की। देखें, दहशतगर्दी की आप बात करते हैं ना, आप अपनी बारी पे बोलिएगा। दहशतगर्दी की आप बात करते हैं, बलूचिस्तान में पीटीआई की हुकूमत नहीं है, इस्लामाबाद में पीटीआई की हुकूमत नहीं है। जिन लोगों की पॉलिसी थी दहशतगर्दों को लाना, उनका नाम लें। जिन लोगों की ड्यूटी थी वो तो हम कह पाकिस्तान के अंदर, 45,000 सुन लीजिए ना सुन लीजिए, वो पीटीएम दौरे हुकूमत कौन आपकी झूठ सुनेगी, हकीकत बयान करे ना, कौन को हकीकत बयान करे ताकि हकीकत सुने। ये बातें तो हम रोज सुनते हैं, टीवी चैनल पर आकर कहते हैं हम झूठ बोलते हैं, तो सच बात बताएं। जी चले पंजोता साहब, आप कंटिन्यू करें। अरबाब साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगा। झूठ ये बोलते हैं, झूठ की दुकान ही दरमियान इंटरप्ट करने की जरूरत ना करें, मेहरबानी करें आप। ठीक है, दहशतगर्दों को लाने वाले ही हैं, उनके सहूलतकार ये हैं, फिर जो पॉलिसी बनाकर लेकर आए उनसे पूछें। ठीक है, हमारी हद तक हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, फौजी भी हमारे भाई हैं, सिविलियन भी हमारे भाई हैं। जिस तादाद के अंदर लोग शहीद हुए हैं, जिस तादाद के अंदर लोग हैं, लोगों की जानें गई हैं, देखें, हम जितनी अल्फाज जो है ना वो कम है इस चीज के लिए। कोलेटरल डैमेज होता है, ड्रोन अटैक्स के अंदर अपने लोगों की शातें। सुहेल अफरीदी ने कहा कि 10-11 तो मैंने अपने खानदान के अंदर जनाजे उठाए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आप उल्टा ब्लेम गेम पीटीआई के ऊपर लगा रहे हैं। कभी आप कहते हैं अफगानिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व है, कभी आप कहते हैं भारत इन्वॉल्व है, कभी आप कहते हैं पीटीआई है। तो आप अपने लीडरान के बयान उठाते हैं। चलिए अरबाब साहब, आपकी तरफ आता हूं मैं। पंजोता साहब कंटिन्यू, नहीं पंजोता साहब कंटिन्यू करें, मैं आपकी तरफ आता हूं। अरबाब साहब, पंजोता साहब आप कंटिन्यू करें, मैं आपकी तरफ। वही बात है ना, देख, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं ना कि 21 जमातों ने वाज़े अलामिया जारी किया, 16 रुकनी, और उसमें ये कहा कि जो ये ऑपरेशंस हैं ये मसले का हल नहीं है। इस ऑपरेशंस के अंदर लोगों की मकानी जबरदस्ती उनका इनखला होता है, कोलेटरल डैमेज के अंदर सिविलियंस की भी जाने जाती हैं, और ये ऑपरेशंस बार बार करके दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हुई। तो लिहाजा तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लीजिए और एक ऐसी पॉलिसी बनाइए जिससे अमन आए, जैसे 2018 से 22 के दरमियान इमरान खान की हुकूमत के अंदर आया था। जब वफाक एक जेली मैंडेट से आया होगा और मुसल्लत करने की कोशिश करेगा पॉलिसी जिससे ना पहले दहशतगर्दी कंट्रोल हुई ना अब कंट्रोल हो रही है, तो फिर जाहिर बात है हम आगे उसका भरपूर तरीके से जवाब भी देंगे और उसके ऊपर अपनी राय का इज़हार भी करेंगे जो हमने किया। पॉइंट टेकन पंजोता साहब। अरबाब साहब, अब आपकी जानिब आऊंगा, इस पर आपकी क्या इनपुट है? देखिए शहाबुद्दीन साहब, पंजोता साहब हमारे भाई है, लेकिन मैं अक्सर उनको सुनता हूं तो वो सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। एक उन्होंने देखिए फहीम सहाफी का नाम लिया है जो पिशावर से ताल्लुक रखते हैं, जो कि पीटीआई के पेड वो सहाफी है,
वो तो पूरी दुनिया को पता है, पूरी खैबर पुख्तनख्वा को पता है, और उनकी जो झूठी खबरें हैं तो वो उनको कोट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि दहशतगर्दी के हवाले से इन्होंने बात की, तो तालिबान को कौन लाया था? जो 40-45 हजार तालिबान आए थे वो तो इनके दौरान हुकूमत में थे। परवेज खटक साहब उस वक्त खैबर पुख्तनख्वा के वजीर आला थे, और उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि हमें खान साहब ने कहा है कि यहाँ पर तालिबान के लिए दफातर खोल दे। ये हमने तो नहीं कहा था ना, वो तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। उनके अपने तमाम जो चलो, अब वो बातें हैं, परवेज खटक साहब आपके इत्तेहादी भी हैं, चले अब वो माजी की उस बात हो वक्त गई। की हम बात कर रहे हैं कि जब वो इनके वज़ीर आला थे, उस वक्त इनकी जो हुकूमत थी तो उसमें ये तमाम बातें हुई थी। तालिबान को तो ये लोग लाए थे। फिर उसके बाद जब हमने कहा कि हम गैर कानूनी अफगानियों को बेदखल करना चाहते हैं, और हमने किया भी, मुल्क भर से खैबर पुख्तनख्वा में ये उनके सहूलतकार बन गए। देखिए, अभी का अगर कहीं धमाका होता है या जो इस किस्म की दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, तो जिस तरह इस्लामाबाद में हुआ है, तो उसमें जो बंदा पकड़ा गया तो उसका रिकॉर्ड मौजूद था। लेकिन जो गैर कानूनी अफगानी इस किस्म के इकदाम करते हैं, इस किस्म की दहशतगर्दी में मुलव्वस होते, तो उनका डेटा तो हमारे पास नहीं है। हम तो इनको यही कह रहे हैं कि आप लोग वापस अपने वतन चले जाए, वहां से आप डॉक्यूमेंट पे वीजा लेकर फिर आ सकते हैं। यहाँ पर तो पाकिस्तान के दरवाजे बंद नहीं है, लेकिन जो गैर कानूनी है तो उनको तो यहाँ रहने का कोई हक हासिल नहीं है ना। दूसरी बात ये कि पंजाब के हवाले से पंजोता साहब ने बात की, तो देखिए पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा का तो मवाजना हो ही नहीं सकता है। पंजाब कहाँ चला गया है और खैबर पुख्तनख्वा चला गया है। यहाँ पर पंजोता साहब को मैं दावत देता हूँ, और शहाबुद्दीन साहब आप भी उनके साथ आए कि यहाँ पर मैं आपको पिशावर की हाल बताता हूँ। यहाँ पर 2 किलोमीटर रोड है, 4 महीने हो गए हैं जो कि अफगानिस्तान ये रोड जा रहे हैं। 4 महीने से इस पे काम शुरू है, अभी तक वो मुरम्मत का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। ये इनकी कारकर्दगी है। इलेक्शन के हवाले से पंजोता साहब ने कहा, तो हरिपुर में तो अभी इलेक्शन हुआ था, इनका अपना सीट था, इनके डीपीओ अपने थे, डीसी इनका था, कमिश्नर इनका था, सब इनकी अपनी हुकूमत थी, तो वहां पर इनको शिकस्त नहीं हुई। वहां पर इनको अपने भाई जो इनका सीट था वो इनसे नहीं चली गई। 50,000 वोटों से क्या उनको शिकस्त नहीं हुई? इसी तरह पंजाब में जल्दी इलेक्शन हुए, क्या उनमें इनको शिकस्त नहीं हुई? ये फॉर्म 47 की बात करते हैं, तो मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं, पूरी कौम हमें देख रही है और सुन रही है कि खैबर पुख्तनख्वा में फॉर्म 47 की हुकूमत है। कल जो इन्होंने एहतजाज किया था वो तो इन्होंने अपने खिलाफ किया था। मुझे तो हंसी भी आ रही थी कि दादली भी हमारे साथ हुई है, एहतजाज भी ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजोता साहब, उन्होंने तो कहा है कि सिर्फ धांधली जो है, अरबाब साहब कह रहे हैं कि केपी में हुई है और आप अपने खिलाफ ही एहतजाज कर रहे हैं। मैंने बड़े पेशेंस के साथ इनको सुना है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इनको दरमियान में बोलेंगे तो आप इन्हें चुप कराएंगे। अरबाब साहब खुद झूठ की दुकान है। मैं 1-2 शो में पहले भी इनके साथ बैठा था, तो इनकी कहानी झूठ 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 झूठ, पूरे शो के अंदर ये झूठ बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखें, हरिपुर के इलेक्शन के अंदर आप देखें, हरिपुर के अंदर आरओज, डीआरओज और जो इलेक्शन अमला था वो वहां पर जो तैनात था, आपको भी पता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो 2024 के अंदर किया वही वहां पर किया। वहां पर हमारी हुकूमत होने के बावजूद हमने मुदाखलत नहीं की, हमने लोगों को नहीं उठाया, हमने फॉर्म 47 जनरेट नहीं किए, हमने आरओज को, डीआरओज को अगवा नहीं किया। यहाँ तो कमिश्नर रावलपिंडी ने कह दिया कि 70-70 हज़ार, 80-80 हज़ार की लीड से लोग जीते हुए थे जिनको हमने हराया, और काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसमें मुलव्वस हैं, चौक के अंदर लटकाया जाए, फांसी दी जाए। लेकिन क्या चीफ इलेक्शन वो आज के बाद उसके बाद मंजर आम पर नजर आया आपको? नहीं नजर आया। इसी तरह पतन ने कहा कि 64 तरीकों से धांधली हुई है। हरिपुर के अंदर जीती हुई हमारी सीट को लूज करा दिया गया, लेकिन हमने वहां पर धावा नहीं बोला। हमने जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नून लीग ने हमला किया था, हमने हमला नहीं किया। हमने जैसे मरीम नवाज गई थी नैब के ऊपर हमला किया था, हमने हमला नहीं अरबाब साहब कंप्लीट करने दें, पंजोता साहब को कंप्लीट करने दें, मैं आपकी जानिब आता हूं। पंजोता साहब आप कंटिन्यू करें। दूसरी चीज, पंजाब में इन्होंने बात की है कि जी इतनी सीटों के ऊपर इलेक्शन जो है वो जिमनी इलेक्शन हार गए। तो पंजाब के अंदर सबसे पहले तो इनको ये चाहिए था कि जो सजाओं के जरिए लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया था, सजाएं देकर कि वो अपनी उन हलकों के अंदर अपने लोगों को लाना है,
उस बात को अगर करते तो मैं कहता कि हक की बात की, क्योंकि झूठ की दुकान है ना जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है, नून लीग का बयानिया है, या जितने मनोहर बाकी साहब, अरबाब आपने टाइप के रियासत लोग, पे हमला इन सब किया का था तो बयानिया एक है। आपके लोगों को वहां वो पर ये हुआ। पुलों पे अच्छा, हार इनको रोकें, पहनाएंगे। इनको आप रोकें, लोगों ने इनको तो रोकें, अरबाब रियासत पे हमला साहब, किया था आपकी ना। जानिब आता हूँ, अरबाब साहब को रोकें। आप अपनी बारी पे। देखें, आप देखें कि वहां जो इलेक्शन हुआ पंजाब के अंदर, एक सीट के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा, वो भी हमाद अजहर का वालिद जो है फौत हुआ था, जी बाकी इलेक्शन का बाइकआउट था। लेकिन ये कहेंगे कि जिमनी इलेक्शन हार गए भाई, 11 सीटों पे इलेक्शन ही नहीं पीटीआई ने लड़ा। आपके उम्मीदवार तो जहां खड़े जो थे ना, हमारे इतिहास तो उम्मीदवार तो आपके खड़े थे ना जी। नहीं नहीं, वो तो इस दफा नहीं खड़े थे अरबाब साहब, इस दफा तो इस उन्होंने दफा भी खड़े बाइकआउट। थे, इनके तो आप हमारे अंदाजा इतिहास तो लगा लें कि उम्मीदवार इस लोगों दफा ने जब रिजेक्ट कर इलेक्शन दिया, में भी लोगों ने खड़े वोट थे। ही नहीं डाला, लोग वोट डालने नहीं आए। ठीक है टर्न जी। आउट तो कम तो था इस आप दफा। हमें तो इलेक्शन इनको की तो बात वोट करते हैं। वो वोट डालता ही कोई नहीं है ना इनको। इनकी सियासत खत्म हो चुकी है तो वोट वहां वो अवाम कहाँ से आएंगे, वोट कहाँ लेकिन से अरबाब आएंगे जब साहब, लोग इनको इसमें वोट दे नहीं रहे। एक नुक्ता वैसे तो ये भी है प्यारे भाई, पंजोता साहब, प्यारे भाई, इसमें एक प्यारे भाई नुक्ता सुन लीजिए। ये भी है अरबाब साहब के पीटीआई ये कहती है कि अगर हमारी सियासत खत्म हो गई है तो हमें थोड़ा खुला माहौल दें, ताकि एक जलसा करने दें, एक एहतजाज करने दें, तो ये खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे। वो कहते हैं तो कि हम जब भी कुछ करना चाहते हैं तो आप सख्ती कर लेते हैं, आप पाबंदियां लगा देते हैं। खैबर पुख्तनख्वा में तो इनकी हुकूमत है ना, खैबर पुख्तनख्वा में तो कोई सख्ती नहीं है। पिशावर में इन्होंने जलसा किया, कुहाट में इन्होंने किया, सवाबी में इन्होंने किया, 2000 लोग भी इकट्ठे नहीं कर सके। कल आपने देखा कि कल खैबर पुख्तनख्वा में इनकी अपनी हुकूमत थी, तो यहाँ पर उन्होंने कौन सा तीर मारा है? हमें तो कुछ भी नजर नहीं आया। ये कोई जलसा कर देते, कोई जुलूस निकाल लेते, जहां पे इनके जुलूस निकलते। मैं आपको और बात भी बता दूं कि डंडा बरदार जुलूस भी कल यूनिवर्सिटी रोड पे गुजर रहा था। जो दुकानें खुली थी उन पे वो डंडे बरसा रहे थे। ये तो विजुअल्स आपने भी देखे होंगे, रिकॉर्ड पे मौजूद है। इनके अपने लोगों ने अपने फेसबुक पेजेस पर ये वीडियोस दिए हैं। तो ये इनकी कारकर्दगी है। क्या आप लोगों को जबरदस्ती दुकानें बंद कराएंगे? इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये जमहूरी पार्टी नहीं है। ये तो देखिए, ये तो एक दहशतगर्द जमात है। चलिए, दहशतगर्द तो आई गेस पॉलिटिकल प्लेयर्स को नहीं कहना चाहिए इस तरह से। 9 मई को उन्होंने रियासत पे हमला नहीं किया था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कुछ किए, इनके आप बयानिए देखे, इनके आप बयानात उठाकर देख ले। ये तो सिर्फ पाक फौज को टारगेट करते हैं, रियासत को टारगेट करते हैं। हमारे फौजी जवान जो सरहदों पर बैठकर आए रोज शहादतें नोश कर रहे हैं, ये उनको ये इन लोगों को वो कहीं नहीं नजर नहीं आते हैं। ये लोग सिर्फ उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये है और वो है, और पता नहीं खान साहब रिहा नहीं होंगे तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये देखे ना, ये इस वक्त इन बातों का नहीं है। हमें इस वक्त अपने मुल्क की सोचनी है, हमें दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। इस वक्त तमाम जितनी सियासी जमातें हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम को एक बेस पर बैठना पड़ेगा ताकि हम बलूचिस्तान में अमन ला सके, हम खैबर पुख्तनख्वा में अमन ला सके, हम जो मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी और हम उस पर बिल्कुल पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है। अरबाब साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पंजोता साहब देखिए, पॉलिटिकल कंसेंसस दहशतगर्दी के मामलात पर भी होना चाहिए। ब्लेम गेम एक ला हासिल बहस होती है, लेकिन इस सबके अंदर सीबीएम्स की अगर हम बात करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात करें, तो नॉर्मली गवर्नमेंट पर उसका वजन होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मुलाकात जो है वो यूं लग रहा है कि अभी भी इल्तवा का शिकार है। तो इस सब के अंदर पीटीआई क्या प्रेशर बिल्ड करने के लिए कोई और स्ट्रैटेजी लाएगी सामने कि आपकी एक मुलाकात हो जाए, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर पीटीआई कि वो एक मुलाकात जरूर होनी चाहिए। देखें, ये निज़ाम जो है इमरान खान साहब से डरता है। कभी तस्वीर पे, कभी तकरीर के ऊपर, कभी नाम के ऊपर, कभी किसी और चीज के ऊपर हमेशा पाबंदी आपने देखी होगी। इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को खामोश करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर चले गए। अभी भी खान साहब के पैगाम का खौफ जी 8 फरवरी के बाद, यानी आप ये तो कानूनी तौर पर तो आप फिर नहीं चल रहे हैं ना, आप तो मंशा के मुताबिक चल रहे हैं कि आपका दिल होगा मुलाकात होगी, आपका दिल नहीं होगा नहीं मुलाकात होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस फाइल किया हुआ है। कल अब जो है आज समाअत भी थी जिसमें मुख्तलिफ और केसेस लगे हुए थे और उन्होंने रिपोर्ट मांगी है चीफ जस्टिस ने। तो अब देखते हैं कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट किस हद तक इंटरवीन करती है मुलाकातों की हद तक, या खान साहब को जो उनका राइट है जेल में फैसिलिटीज के हवाले से, उसके हवाले से। देखिए, दूसरी तरफ इन्होंने मवाजना किया पंजाब और केपी का, तो बिल्कुल पंजाब और केपी का कोई मवाजना नहीं है, क्योंकि मैं पंजाब के अंदर खुद रहता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा वो है
मैं पंजाब के अपोजिट कहता हूँ कि वहाँ लोगों को उठाया नहीं जाता, वहाँ लोगों को अगवा नहीं किया जाता, वहाँ लोगों को बोलने के ऊपर जो है वो पाबंदी नहीं है, वहाँ लोगों के ऊपर पीके एक्ट के तहत मुकदमे नहीं दर्ज होते, वहाँ लोगों के बुनियादी हकूक की हिफाजत है, वहाँ चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल नहीं होता, वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ बदयाती नहीं है, वहाँ सिर्फ टिकटॉक्स नहीं बन रही, वहाँ लोग जो हैं वो डिलीवर कर रहे हैं, वहाँ अगर डिलीवर ना कर रहे होते तो तीसरी दफा मैंडेट जो है वो पीटीआई को ना मिलता। वहाँ जो है 26वीं और 27वीं तरमीम के लिए साजिशें नहीं होती, वहाँ मंडियां नहीं लगती, वहाँ इंसाफ है, वहाँ कानून है। आप देखें पंजाब के अंदर हालत क्या कर दी है आपने, खाली आपने जो है वो मैं आता हूँ आपकी जानिब। 3 पुलें दिखा के और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं कि 4 पुलें बना दी हैं, 3 टिकटॉक्स बना दी हैं और एक बसंत करा दिया है, तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो गए, भूख से लोग मर रहे हैं। अरबाब साहब आपकी जानिब आता हूं, मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेता हूं, आप कंप्लीट करने दें पंजोथा साहब को, मैं फिर आपकी जानिब आता हूं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए। अरबाब साहब वो एक गाड़ी देखिए, असल मसला ये है ना, कोई गाड़ी होती है ना आजकल तो निकली हुई है कि जब आप उसको दो उसके अंदर होता है ना कि एक पेट्रोल वाला भी सिस्टम है और दूसरा जो है ना वो अगर पेट्रोल खत्म हो जाए या स्लो स्पीड हो जाए तो वो बैटरी पे चलना शुरू हो जाती है। तो अरबाब साहब की ये सूरत हाल है, इनके अंदर ब्रेक नहीं है, ठीक है। ये एक सिलसिले से वो शुरू होते हैं क्योंकि रटी रटाई वो एक लिख के लाए हुए हैं कि मैंने जाकर बोलना है। प्रोग्राम की उनको एथिक्स सिखाइए कि प्रोग्राम जब होता है अगले की गुफ्तगू सुनते हैं फिर उसका जवाब देते हैं। मैं मुकम्मल आपके चले आपकी जानिब आता हूँ, आप कह दीजिएगा जो आपको एतराज है, आप कर दीजिए। खैबर पुख्तूनख्वा की करकर्दगी बयान आप चेक कर लें, वो दोबारा बैटरी ऑन हो गई। ठीक है अरबाब साहब, आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे लूंगा, आप पंजोथा साहब की सारी बातों का जवाब दीजिएगा। पंजोथा साहब आप कंक्लूड कर लें। मैं वही कह रहा हूँ कि 2200 मावराए अदालत पंजाब के अंदर कत्ल हुए हैं और उनके ऊपर जो है वो कहा जाता है जी कि हम सीसीडी को सलाम पेश करते हैं। अदालतें किस लिए बनी हैं? केसेस निपटाने हैं, किसी ने जुर्म किया तो उसको अदालत सजा देगी ना। तो अगर आप हर महकमे के अंदर चले जाएं, पंजाब बैंक की आप हालत दें, 95 अरब रुपए की करप्शन वहां हुई है, 1000 अरब रुपए की मरियम नवाज के ऊपर करप्शन का मामला है जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है। 5300 अरब रुपए की करप्शन IMF ने कहा है कि हुई है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है इंसाफ का वो नहीं है, लोगों को सजाएं नहीं मिलती हैं। अगर जो मनी लॉन्ड्रिंग और पैसा लूट के बाहर लेकर गए हैं वो वापस लेकर आ जाएं तो पाकिस्तान के अंदर बेहतरी हो। तो आप किस तरह मवाजना कर सकते हैं पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा का? खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का है और इमरान खान की हुकूमत ये है कि वो एक प्लांटेड लोग लाए गए थे, जो अख्तियार वली ने वीडियो भी लगाई थी जहां पर ताजर खड़े होकर कह रहे थे कि हमने स्ट्राइक दी है और PTI के कुछ कारकुन भी वहां मौजूद थे। तो वो 2 दुकानों वाले आए भागते हुए और उन्होंने आकर शटर खोल दिया जी कि हम बाइकआउट करते हैं, हम बाइकआउट करते हैं। तो उसके बावजूद वहां पर किसी ने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, किसी पुलिस वाले ने जाकर उनको दबोचा नहीं है, क्योंकि वहां इमरान खान की हुकूमत है, वहां लोगों को हक हासिल है, वहां जमहूरियत है। यहाँ तो डकैती चल रही है पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर और सिंध के अंदर और जिधर आप देख लें। पंजो साहब पॉइंट टेकन। अरबाब साहब अब आपकी जानिब में आऊंगा, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे, अब आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। देखिए शहाबुद्दीन साहब, पंजोता साहब की इन बातों को मेरे ख्याल में अब पूरी कौम रिजेक्ट कर चुकी है। इनके अपने पार्टी के कारकुन भी इनकी बातों को रिजेक्ट कर चुके हैं। और देखिए ये झूठ पे झूठ बोलते हैं। अभी उन्होंने एक लंबा चौड़ा वो लगा पंजाब पर एक चार्जशीट जारी कर दिया। खैबर पुख्तूनख्वा में तो आपको पता है कि एक जिले में जो कि वहां कोहिस्तान में 40 अरब रुपए की करप्शन हुई है, जो कि मेरे ख्याल में हमें तो देखा भी नहीं कि कोहिस्तान कहाँ पे है, एक ऐसे जिले में। तो यहाँ पर आप पिशावर में अभी ब्यूटिफिकेशन के नाम पर इन्होंने 100 अरब रुपए का ऐलान किया है। और आप आ जाए, इन्होंने 1 हफ्ता कबल यहाँ लाइटें लगाई थी पूरे रोड के ऊपर और जब पिशावर को खूबसूरत बनाने की कोशिश की थी, तमाम लाइटें फ्यूज हो गई है, एक भी नहीं जल रही है। और एक सड़क तो इनसे बन नहीं रही है, 2 किलोमीटर का पूरा रास्ता है जो कि अफगानिस्तान यूनिवर्सिटी रोड जा रही है, वो टूट फूट का शिकार है, अभी तक उस पर काम जारी है, वो मुकम्मल नहीं हो रहा है। दूसरा ये कि पंजोता साहब की बातों को सुनकर मैं हैरान हूं कि करप्शन नहीं है। करप्शन तो यहाँ पर अगर सब सुबह उठते हैं, अखबार खोलते हैं, इनकी करप्शन की दास्तानें। अगर हम कोई न्यूज चैनल खोलते हैं, इनकी करप्शन की दास्तानें। अगर हम सोशल मीडिया खोलते हैं, इनकी करप्शन की दास्तानें। इनकी करप्शन की दास्तानें सुनकर तो मैं कह रहा हूं कि हम क्यों ना इस खैबर पुख्तूनख्वा का नाम करपिस्तान ही रख ले, क्योंकि इससे बेहतर नाम तो मुझे नजर नहीं आ रहा है।
शाहबुद्दीन साहब, ये मैं राइट। बातें आपको सियासत से हटकर कर रहा हूँ, एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से कह रहा हूँ, खैबर पुख्तूनख्वा के शहरी की हैसियत से कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा बहुत बुरा हाल है। हम यहाँ पर जो है ना, यहाँ से लोग हिजरत कर गए हैं, यहाँ पॉइंट पर टेकन। जितने चार जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरबाब खिजर अयाद साहब और नईम अदा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, आलमी क्रिकेट की सियासत एक बार फिर उस मोड़ पर आन खड़ी हुई है जहां खेल गेंद और बैट से निकलकर मेजों, फाइलों और दबे लहजों में होने वाली बातचीत का मोहताज हो जाता है। T20 वर्ल्ड कप के गिर्द बनती ये कहानी महज शेड्यूल या मैच की नहीं, बल्कि अना, खुद मुख्तारी और फैसलों के वजन की दास्तान है। बांग्लादेश की टीम को वर्ल्ड कप से बाहर करने के फैसले से शुरू होने वाला यह सिलसिला अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है जहां हर कदम आईसीसी के वकार और रुकन ममालिक की खुददारी को आमने सामने ला खड़ा कर रहा है। बांग्लादेश के मामले ने पहले ही यह वाजे कर दिया था कि आलमी क्रिकेट के ऐवानों में फैसले यकतरफा हों तो रद्द अमल नागुज़ीर होता है। ढाका के तहफ़्फ़ुज़ात, बीसीबी के मुतालिबात और आईसीसी के वजाहती जुमले दरअसल इस अदम तवाज़ुन की निशानदही थे जो बड़ी और छोटी ताकतों के दरमियान बरसों से पनपता आ रहा है। इसी तनाजुर में पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऐलान महज एक एहतजाज नहीं था, बल्कि एक याद दहानी थी कि खामोश रजामंदी अब हर बार मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के इस फैसले ने आलमी क्रिकेट के मंजरनामे में हलचल पैदा कर दी। वो मैच जो वर्ल्ड कप की जान समझा जाता था, अचानक गैर यकीनी के साए में चला गया। बायकॉट की गूंज ने इश्तिहारात, नशरियात और माली हिसाब किताब को हिलाकर रख दिया। और यही वो मकाम था जहां आईसीसी को पहली बार एहसास हुआ कि ताकत हमेशा मरकज में नहीं रहती, कभी किनारे से उठने वाली आवाज भी फैसलों का रुख मोड़ देती है। लाहौर में होने वाले तवील मुज़ाकरात इसी दबाव का अक्स थे। 5 घंटों से जायद जारी रहने वाली गुफ्तगू में अल्फाज कम और मफादात ज्यादा बोलते रहे। पाकिस्तान का किरदार महज एक फरीक का नहीं बल्कि एक राब्ता-ए-कार का भी रहा, जबकि बांग्लादेश के लिए अजाले के फार्मूले ने इस बहरान को मजीद गहरा कर दिया। आईसीसी का रवैया जो इब्तदा में सख्त दिखाई देता था, आहिस्ता आहिस्ता लचक में बदलता महसूस हुआ, जैसे आलमी इदारा खुद इस नतीजे तक पहुंच गया हो कि जिद की सियासत खेल से बड़ी नहीं हो सकती। अब निगाहें अगले चंद दिनों पर जमी हैं, जहां फैसला सिर्फ एक मैच का नहीं बल्कि उसूल का होगा। 12 फरवरी की तारीख, वजीर आजम से मुतवक्के मुशावरत और आईसीसी बोर्ड की मंजूरी, ये सब इस सवाल के गिर्द घूम रहे हैं कि आया आलमी क्रिकेट वाकई सबके लिए बराबर है या नहीं। इस तमाम पस मंजर में पाक भारत मैच महज एक मुकाबला नहीं रहा, बल्कि एक इस्तारा बन चुका है इस बात का कि कब, कहां और किस हद तक घुटने टेके जाते हैं और कौन आखिरकार अपनी बात मनवाने में कामयाब होता है। इसी सब पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहनवाज राणा साहब ने। शाहनवाज राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त आईसीसी जो है वो पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा रहा है और पाकिस्तान की अब मिन्नत तरला किया जा रहा है। इस सबके अंदर पाकिस्तान का फैसला क्या हो सकता है मुतवक्के तौर पर? देखिए, बात ये कि फैसला तो वजीर आजम ने कर ही दिया कि हमने भारत के साथ नहीं खेलना है। अब तो बॉल जो है वो वजीर आजम के हाथ में है, यानी हुकूमत पाकिस्तान के पास है। लेकिन कल जिस तरह से आईसीसी के वक्त ने पाकिस्तान का दौरा किया और बांग्लादेश के बोर्ड के सरबराह भी पाकिस्तान में मौजूद थे और रात गए तक ये 5 घंटे की मीटिंग जारी रही है, इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीधी हुई हैं और इसमें पाकिस्तान ने अपने जो मुतालबात थे वो भी उनके सामने पेश कर दिए। एक तो ये कि रेवेन्यू का मामला जो है, जो पाकिस्तान को फंड मिलते हैं उसमें पाकिस्तान का हिस्सा बहुत थोड़ा होता है, जबकि 60% हिस्सा जो है आईसीसी के इन टूर्नामेंट्स के पैसों का वो भारत ले जाता है। पाकिस्तान ने एक तो ये रखा है उनके सामने कि आप हमारे
फंड के अंदर जो है वो इजाफा करें। दूसरा ये कि जिस तरह से सियासत को खेल के अंदर शामिल किया गया है और भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से भी गुरेज किया पाकिस्तानी खिलाड़ियों से, ये भी तरीकेकार दुरुस्त नहीं है। और भारत को ये समझाया जाए कि ये खेल का हिस्सा होता है कि टॉस के बाद हाथ मिलाया जाए, तो अपने तर्ज अमल पर भारत जो है वो अब नजरसानी करे। और तीसरी बात ये कि जो मामलात बांग्लादेश के हुए हैं उन पर भी जो है वो बांग्लादेश के साथ अपोलोजाइज किया जाए और उनके मामला जो उनके जायज मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए। ये तीन चीजें जो थी वो उनके सामने पेश की गई हैं और इस पे जो जराए हैं उनका कहना यह है कि खासा काम जो है वो हुआ है और आईसीसी इनमें बहुत सारी चीजों के ऊपर एग्री भी कर गया है और आइंदा आने वाले 24 घंटों के अंदर यकीनी तौर के ऊपर जो है एक मजबूत जो है वो कोई ऐलान जरूर होगा। और मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो 15 तारीख को मैच होना था भारत के खिलाफ वो यकीनन होगा। ओके अच्छा, अब इस सबके अंदर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया, एक मॉरल पोजीशन ली बांग्लादेश के लिए कि भाई उसके साथ ज्यादती हुई है। और अभी भी जब आईसीसी के अगर डिप्टी चेयरमैन आ रहे हैं तो बीसीबी के जो हेड है उन्हें भी पाकिस्तान बुलाया गया। इसमें यह है कि बांग्लादेश की ग्रीवियंसेस जो हैं अगर आईसीसी खत्म करता है तो इन दैट केस पाकिस्तान ऑब्वियसली खेल भी सकता है। इसमें इंडियन मीडिया का अगर हम जो रोल है उसकी बात करें, इंडियन मीडिया की वजाहत भी पीसीबी को देनी पड़ गई कि जी झूठ फैला रहे हैं और बेतुके दावे कर रहे हैं। और अब तो खैर दावों की उनके कलई भी खुल गई है क्योंकि पूरी दुनिया ने देख लिया कि कौन किसके दर पर दस्तक दे रहा है। तो इस सब के अंदर इंडियन मीडिया का जो एक नेगेटिव रोल है, स्पेशली इस खेल को पॉलिटिसाइज करने में, बीसीसीआई का तो एक अपना किरदार है, लेकिन जो इंडियन मीडिया का किरदार इस वक्त तक है, और कुछ एलिमेंट्स तो आप कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप को ही कैंसिल कर दिया जाए। देखिए बात ये कि इंडिया मीडिया भी वही बात करता है जो मोदी सरकार करती है, ठीक है ना। तो वो तो उनके ताबे हैं और उन्होंने उसी लाइन को टो करना होता है कि जो मोदी सरकार की होती है। और मोदी सरकार इस वक्त पाकिस्तान के बिल्कुल जिसको कहना चाहिए के खिलाफ है और वो अपनी खिफत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी पाक फौज ने उनके साथ किया और उनके मुंह के ऊपर कालक मली और पूरी दुनिया को पता है कि तुम जो अपने आप को फन्ने खा बनते हो ये तुम्हारी औकात है। तो इसके बाद जो है सूरत हाल बड़ी तकलीफ है और वो इंडियन मीडिया भी वही बात करता है जो भारत की हुकूमत कर रही होती है। तो उन्होंने ये सारे जो अफवाहें फैलाई, ये सब कुछ की, वो सब दम तोड़ गई और दुनिया के सामने आ गया कि आईसीसी जो कहीं पर जाने को तैयार नहीं था और दूसरे लफ्जों में वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो पाकिस्तान के दरवाजे पर आकर बैठ गया, उनके मिन्नते तरले करने लग गया। तो ये तो अब कोई मतलब छुपी हुई बात नहीं है, ये तो अब खुली किताब है कि दुनिया को पता चल गया कि इस वक्त जो है वो बीसीसीआई ने भी अपने घुटने टेक दिए और आईसीसी ने भी घुटने टेक दिए और अब वो सिर्फ मिन्नत तरले कर रहे हैं इसलिए कि उनके ऊपर जो ब्रॉडकास्टर का और जो अपना इश्तहारात का जो है सेक्टर, उसका जो दबाव है वो इस कदर बढ़ गया है कि उन्होंने उनका जीना हराम कर दिया है कि भाई हमने तो इतनी इन्वेस्टमेंट की है, वो तो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच की वजह से की है कि हमें सारा रेवेन्यू वापस मिल जाता है। तो अगर यही मैच नहीं हुआ तो हमारे तो पैसे डूब जाएंगे, हमें कौन, हमारी रिकवरी कैसे होगी, हमें पैसे किस तरह मिलेंगे। तो सिर्फ एक दबाव नहीं है और ऊपर से इसका फायदा जो पाकिस्तान ने उठाया है। और मैं इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के बोर्ड के चेयरमैन नकवी साहब को भी सलाम पेश करूंगा कि उन्होंने एक कमाल जो है पूर्व का पत्ता खेला और मतलब अपनी जहानत को साबित कर दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अब इनके लिए एक वबाले जान बन गई हैं, आईसीसी के लिए भी और बीसीसीआई के लिए, भारत क्रिकेट बोर्ड के लिए भी। तो ये है कि अब यकीनी तौर के ऊपर इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो ब्रॉडकास्टर से कैसे जान छुड़ाएंगे और जो अपना इश्तहारात की जो एजेंसियां उनसे किस तरह से अपने आप को बचाएंगे। तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि मुतालबात माने और पाकिस्तान के जो जायज मुतालबात हैं जिनके अंदर कोई बनावट या कोई खोट नहीं है उनको तस्लीम करें और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो है उसको भी अकोमोडेट करने की कोशिश करें और मैच जो है 15 तारीख का वो हो जाए। और इस तरह से जो एक बड़ा नुकसान होने लगा है जिससे अपना आईसीसी धन तख्ता हो जाएगी, क्योंकि जब इतना बड़ा नुकसान होगा तो उसको पूरा कौन करेगा। लिहाजा ये कि उसका सिर्फ एक ही रास्ता और वो ये है कि वो हर सूरत में पाकिस्तान के जायज मुतालबात को तस्लीम करें और मैच 15 तारीख को जो है वो कराने की पोजीशन में आए।
पॉइंट टेकन। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक और भी है, जारी बात है भारत का एक फाइनेंशियल लॉस है, आईसीसी का फाइनेंशियल लॉस है, और असल चीज़ तो भारत की जो इजारादारी आईसीसी में कायम हुई उसके पीछे फाइनेंसेस ही थे। तो वही बात हो गई कि जिस चिड़िया में इनकी जान थी, पाकिस्तान ने शायद उसी को गर्दन से पकड़ लिया, और इनका जो एक फाइनेंशियल पूरा इन्हें बेनिफिट्स मिलते थे वो जब जेपरडाइज हुए तो फिर हमने देखा कि ये झुके भी, इन्होंने आकर घुटने भी टेके। अब इस सब के अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान, जारी बात है हम और वैसे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के इस कमाल मूव की वजह से जो हमने ऑब्जर्व किया वो ये भी हुआ कि पहली मर्तबा जो डिस्कशन है वो टीम्स की परफॉर्मेंसेस, टीम्स की जो फॉर्म है, टीम कितनी बेहतर खेल सकती है, कोई भी इस पर तज्जिए नहीं हुए। नॉट जस्ट इंडिया पाकिस्तान बट इंटरनेशनली भी भारत की पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिकेट जिस बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है, तो ये स्टैंड जो पाकिस्तान ने लिया, पाकिस्तान अगर खेलता भी है तो हाई मॉरल ग्राउंड्स पे होगा, लेकिन द वे इंडियाज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिकेट हैज बीन एक्सपोज्ड, इसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। यकीनन ऐसे ही है कि अब तो इंडिया का चेहरा जो है वो खुलकर सबके सामने आ गया, और उन्होंने जो हरकत मुस्तफिजुर रहमान के साथ शुरू की और वो यहाँ से उन्होंने काम को जो था वो शुरू किया और दुनिया को बताया कि वो पॉलिटिकली तौर के ऊपर जो है वो कितने मतलब खेल को मुतासिर करने के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश के और भारत के ताल्लुकात जो थे वो अब पिछले कई महीनों से, जब से वहाँ पर एक अपना तब्दीली आई हुकूमत के अंदर और हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर भारत में जाकर सियासी पनाह लेकर बैठ गई, तो उसके बाद से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि बांग्लादेश के खिलाड़ी जो हैं वो भारत के अंदर गैर महफूज हैं। तो एक बिल्कुल जायज स्टांस था बांग्लादेश का कि उन्होंने अपनी टीम को नहीं भेजा, और उन्होंने इस बात को मतलब बावर कराया कि अगर हमारा एक खिलाड़ी जो है उसकी हिफाजत वो नहीं कर सकते तो पूरी टीम की हिफाजत कहाँ से करेंगे। तो ये है कि उनका ये कहना जो है वो दुरुस्त है और बिल्कुल दुनिया ने इसको मान भी लिया है। तो ये है कि ये तो चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने भारत का आ गया है कि भारत ने खेलों को किस कदर अपनी सियासत की नजर जो है वो किया है, और अब उसको खमियाजा जो है वो भुगतना भी पड़ रहा है। अब वो चाहे जो मर्जी करते फिरे, लेकिन ये है कि दुनिया ने उसको देख लिया। हालांकि जो दुनिया के तीन बड़े क्रिकेट की दुनिया के तीन बड़े जो बोर्ड हैं वो उसके ऊपर बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं, और ये खामोशी जो है ये किसी मतलब किसी अच्छे उसका पेश खेमा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी खामोशी को हम ये भी कह सकते हैं कि अगर तो भारत दुरुस्त होता तो वो कुछ ना कुछ उसके हक में बोलते। लिहाजा उन्होंने, चूंकि आईपीएल भी खेलना होता है, उनकी टीम उनके खिलाड़ियों ने उससे वहां से खासी खतीर रकम जो है वो उन्हें मिलती है, तो उन्होंने बेहतरी इसमें समझी कि वो खामोश रहे। लेकिन इसके बावजूद भी क्रिकेट की दुनिया और खेल की दुनिया के अंदर भारत का मकरू चेहरा जो है वो अब खुल के सामने आ गया, और इसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को जाता है कि उसने एक ऐसे मौके के ऊपर एक बेहतरीन चाल चली और बेहतरीन अपने कार्ड को खेला और अपने मौकफ को पूरी दुनिया के अंदर बड़ा स्ट्रांगली जो है वो सामने रखा, और अब दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि पाकिस्तान का स्टांस जो था, पाकिस्तान का मौकफ जो था वो बिल्कुल दुरुस्त था। एग्जैक्टली, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।